हो सकता है आपके 15 चैनल्स में हर एक चैनल में कोई बहुत ही उम्दा बंदा हो जो बहुत अच्छा काम करता हो, लेकिन वो चाहे जितना डिजर्विंग हो उसे वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती। तो मुझे लगा कि यार मेहनत हम कर रहे हैं, मुझे मालूम है कि मैं कैपेबल हूँ, मैं कर लूँगी। तो मुझे लगा ठीक है, लेट्स गिव माई सेल्फ अ चांस कि किसी महीने आपके मान लीजिए कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से $500 बन गए, आप बहुत खुश हैं। हो सकता है अगले महीने $100-150 बने हो, क्योंकि कोई भी चीज सर्टेन नहीं होती। आपके 5 पॉडकास्ट चले हैं और छठा, सातवां, आठवां वो बिल्कुल नहीं चल रहा है। आज हमारे साथ एक बेहद ही खास मेहमान जो जर्नलिस्ट हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है और साथ ही साथ कंटेंट क्रिएटर हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ निहारिका शर्मा मैम की। ठीक है, मेरी बेटी नहीं है इस दुनिया में। किसी माँ के लिए कहना कितना मुश्किल है कि उसे ये लग रहा है कि मेरी बेटी जिंदा होती तो शायद ज्यादा परेशान होती, आज इस दुनिया में नहीं है तो ठीक है। टू ऑल द गर्ल्स हु आर वाचिंग दिस पॉडकास्ट, आपको कोई और डिफाइन नहीं कर सकता है, कोई आपको ये नहीं बता सकता है कि आप कैसे हो। आज की डेट में हम 2026 में आ गए हैं, सबके घर में लड़कियां होंगी। आज तो मैं ये भी नहीं मानती हूँ कि लोग लड़कियां नहीं पैदा करते हैं, सबके घर में लड़कियां हैं। तो क्या रेप रुक गए? लड़की नौकरी करती है तो वो उसकी प्रिविलेज है, हम नौकरी करने देते हैं। अरे हो कौन तुम नौकरी करने देते हो? कोई भी लड़का अपने घर पे अपने मम्मी पापा से बोलता है अभी आ रहा हूँ, कौन माँ बाप पलट कर पूछ लेते कहाँ जा रहे हो? एक लड़की कहती है कि अरे मेरे पिता ने मुझे पैदा किया, वो मुझे मार सकते हैं। अभी जब बीच में सारे केसेस शुरू हुए थे कि ब्लू ड्रम में डाल दिया, हनीमून पर ले जाकर मार डाला, ये भी हमारे समाज में हुए हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि सारी औरतें पाक साफ बैठी, उन्होंने कभी कुछ गलत नहीं किया है। जो पूरा स्ट्रक्चर तैयार करके रखा है, अगर कोई लड़की उस ढांचे में फिट नहीं होती है तो आप उसे कहते हैं अरे मोटी है, अरे काली है, अरे ठिगनी है, अरे ये है, अरे वो है। आपने कभी लड़कों को बोला है? किसी लड़के के बारे में कभी भी सोशल मीडिया पर कहीं पे भी कहा गया है कि नहीं उनके बाइसेप्स जो है 14 इंच की होनी चाहिए? तो वो एक पार्क के बीच में था। मतलब आप खुले में इस चीज को सिर्फ आप आंखें घुमा रहे हो ये देखते हुए कि कोई आपको ना देख ले। आपको ये नहीं समझ में आ रहा है, आपका कोई ज़मीर नहीं है, आपका कोई कॉन्शियस नहीं है कि आप ये काम कर रहे हो और सामने एक गाय है। कि अपनी बीवी को और अपनी नाबालिग बेटी को आपने अपने मकान मालिक को दे दिया कि वो उनका शोषण करे क्योंकि आप किराया नहीं दे पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप एक गलत एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दास रोज टीवी पॉडकास्ट में। मैं आपकी होस्ट अंशु राजपूत और आज हमारे साथ है एक बेहद ही खास मेहमान जो जर्नलिस्ट हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है और साथ ही साथ कंटेंट क्रिएटर हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ निहारिका शर्मा मैम की। तो चलिए बिना किसी देरी के बात करते हैं निहारिका मैम से। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत खुशी हो रही है यहाँ आकर। थैंक यू मैम। मुझे भी आपसे पर्सनली मिलके बहुत खुशी हो रही है। मैं काफी टाइम से आपका कंटेंट देख रही थी और बहुत पसंद करती हूँ आपका कंटेंट। सबसे पहले तो आप पूरे पॉडकास्ट में मुझे निहारिका बुलाएंगी। मैम ये तो पॉसिबल नहीं है। बहुत इजी है मैम। ऐसा होता है ना कि हैबिट में आ जाता है कि जैसे हम लोग कैफे चलाते हैं और वहां पे हर एक कस्टमर को मैम सर ही बोलना पड़ता है। तो वो ऐसे कभी कभी ऐसा होता है घरों में ही अपनी मम्मी पापा को मैम सर बोल दिया। तो वो हैबिट में आ जाता है। ओके। तो सबसे पहले मैम मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपने मेन स्ट्रीम जर्नलिज्म में 5 साल से ज्यादा समय बिताया। हाइप बाय निहारिका क्यों शुरू किया और वो कौन सी बात थी जिसने आपको इंस्पायर किया हो ये प्लेटफॉर्म शुरू करने के लिए? मीडिया में मैं करीब 10 साल रही एंड हाइप स्टार्ट करना वाज अ लीप ऑफ फेथ। एकदम से लगा कि यार अपना कुछ करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि मीडिया हाउसेस में जो इतने सारे वर्टिकल्स खुलते जा रहे थे, आप कोई भी मीडिया हाउस उठा लो, पहले एक चैनल होता था, उसका एक डिजिटल चैनल होता था। आजकल हर न्यूज चैनल के 5-5, 7-7 डिजिटल चैनल्स होते हैं। तो आप कितनी भी मेहनत कर लो, आप उसी में लड़ रहे होते हो। क्योंकि अब मान लीजिए जैसे आज मैं आपके पास आई हूँ, अगर आपके 15 चैनल्स होंगे तो मैं 15 को समय नहीं दे पाऊंगी। हो सकता है आपके 15 चैनल्स में हर एक चैनल में कोई बहुत ही उम्दा बंदा हो जो बहुत अच्छा काम करता हो, लेकिन वो चाहे जितना डिजर्विंग हो उसे वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती। बिल्कुल। तो मुझे लगा कि यार मेहनत हम कर रहे हैं, मुझे मालूम है कि मैं कैपेबल हूँ, मैं कर लूंगी। तो मुझे लगा ठीक है, लेट्स गिव माई सेल्फ अ चांस
और मुझे लगा कि हाइप स्टार्ट करते हैं। तो हाइप को स्टार्ट करना बहुत ही इम्प्रॉम्प्टू था, एक दिन बस लगा कि यार अपने लिए काम करना है, एंड दैट इज हाउ हमने हाइप स्टार्ट किया। तो आपने ये हाइप ही नाम क्यों रखा? कुछ और भी तो आप यार कर इसके सकते पीछे ना मैंने बहुत सारी रिसर्च की थी, और क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे कंटेंट भी बहुत कंज्यूम करती हूँ, तो मैंने कहीं पढ़ा था कि जितने भी ब्रांड के नाम 4 लेटर्स के होते हैं, 4 अल्फाबेट्स के होते हैं, वो बहुत सक्सेसफुल होते हैं और लोगों को बहुत याद रहते हैं। और उसका क्लासिक एग्जाम्पल उस वीडियो में मुझे आज भी याद है, नाइकी का दिया था कि NIKE है, छोटा सा नाम है, लोगों को इजीली याद हो जाता है। और वहीं से मेरे दिमाग में आया कि ऐसा कुछ सोचते हैं, और मैंने 1-2 नाम और सोच के रखे थे। एक नाम से मैंने सोशल मीडिया पर चैनल्स भी बना दिए थे, बट फिर मुझे लगा कि यार छोटा सा नाम रखते हैं जो इजी हो। तो हमने स्टार्ट किया हाइप से, और हमने हाइप ही रखा था, लेकिन बाद में पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में आया कि बाय ने हारिका भी लगा देते हैं ताकि थोड़ा डिस्टिंक्टिव हो जाए, लोगों को ढूंढने में आसानी रहे, जबकि बहुत सारे लोग मेरे नाम की स्पेलिंग गलत कर देते हैं। लेकिन वैसी ही शुरुआत हुई, मुझे लगा हाइप छोटा सा है, लोगों को याद हो जाएगा, और स्पेलिंग याद करने में, लोगो याद करने में, रिकॉग्नाइज करने में काफी आसानी रहेगी। बिल्कुल मैम। जब आपने एक सिक्योर जॉब छोड़ी, क्योंकि आप जर्नलिस्ट थे, आपने मतलब ओब्वियसली पहले बहुत सारी जॉब छोड़ी, हम लोगों ने पहले भी बात किया, तो क्या मायके वालों ने या ससुराल वालों ने कभी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया कि आप जॉब छोड़ के मतलब ये शुरू कर रहे हो, और जिसमें पता ही नहीं हो कि वो सक्सेसफुल होगा प्लेटफॉर्म की नहीं होगा? क्योंकि सोशल मीडिया का तो आए दिन ऐसा रहता है कि रातों रात प्लेटफॉर्म गायब भी हो जाते हैं, तो कभी ऐसा सोचा नहीं, या वहां से क्या रिएक्शन आया? आशु, द गुड थिंग हैज बीन कि जब से मैंने जॉब करना शुरू किया था, फ्रॉम माय वेरी फर्स्ट जॉब, मैंने ये चीज डिसाइड की थी कि मैं घर से पैसे नहीं लूंगी। सो उस दिन से लेकर आज तक थैंकफुली भगवान ने भी उस चीज में मेरा साथ निभाया, बाकी जितने ब्रांड्स हैं उन लोगों ने भी मेरा साथ निभाया कि मेरे पास काम आता रहा। तो कभी इतना बुरा हाल नहीं हुआ कि मुझे घर की तरफ मुंह मोड़ के देखना पड़े कि इस महीने तो बहुत क्रंच है, ऐसी हालत नहीं हुई। दूसरी चीज, सेविंग्स इंपॉर्टेंट होती हैं, जबकि मैं उस चीज में कभी बिलीव नहीं करती थी। मैं ऐसी इंसान थी कि अगर मेरे पास कहीं से 50,000 रुपए आए हैं तो मैं ये सोचती थी अच्छा इस 50,000 को किस किस तरीके से खर्च कर सकते हैं। मगर जब मैंने जॉब छोड़ी, हाँ मन में ये चीज का डर था कि भाई अब जो है हर महीने की 30-31 तारीख को मोबाइल में मैसेज नहीं आएगा कि भाई आपकी सैलरी आ गई है। तो ये डर तो था, ऑब्वियसली था, और अभी भी रहता है, क्योंकि सिक्योर्ड जॉब में आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी होती है कि आपको मालूम होता है कि यार आप जा रहे हो, नहीं जा रहे हो, आप अच्छा काम कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, आपके अकाउंट में जितना पैसा आपको कहा गया था वो तो आ जाएगा। बिल्कुल। सोशल मीडिया में ये चीज नहीं होती है। मुझे किसी ने रोका टोका नहीं, क्योंकि तब से लेके मैंने अभी तक अपने सारे फाइनेंसेस खुद से मैनेज किए हैं। लेकिन ये चीज मेरे मन में भी थी। कई बार ऐसा होता है, मैं ये नहीं कहूंगी कि नहीं ऑल डेज वर हैप्पी डेज, बहुत सारे दिन ऐसे होते हैं कि मैं लिटरली बैठ के सोचती भी हूँ कि यार कैसे होगा, क्या होगा, कि किसी महीने आपके मान लीजिए कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से $500 बन गए, आप बहुत खुश हैं, हो सकता है अगले महीने $100-150 बने हो, क्योंकि कोई भी चीज सर्टेन नहीं होती। आपके 5 पॉडकास्ट चले हैं और 6वां 7वां 8वां वो बिल्कुल नहीं चल रहा है, और आपको कोई सैलरी देने वाला नहीं है, उल्टा आपको सैलरीज देनी है, आपको अपने वीडियो एडिटर को पैसा देना है, अगर आप स्टूडियो रेंट कर रहे हो उसको पैसा देना है, तो वो सारा पैसा तो जाता ही जाता है। इन सारी चीजों में सबसे इंपॉर्टेंट मेरी सेविंग्स रही, और जो बीच में ब्रांड डील्स आती रही वो काम करता रहा, क्योंकि जब तक मैंने हाइप स्टार्ट किया था मेरे इंस्टाग्राम पर 1.5 लाख फॉलोअर्स करीब हो चुके थे। अच्छा। तो वो हेल्प बनी रही। लेकिन आई एम ऑल्सो थैंकफुल कि मेरे पास ऐसी अपॉर्चुनिटीज आती रही जिसकी वजह से कभी इतना बुरा हाल नहीं हुआ, या कभी इस चीज पे मुझे क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं पड़ी कि यार मैंने जॉब क्यों छोड़ दी। ऑब्वियसली अच्छी बात होती है कि हर महीने पैसे आते हैं, आपका दिमाग उस तरफ से एकदम सिक्योर्ड रहता है कि हाँ ठीक है छोड़ दो। लेकिन मीडिया में रहते हुए मैं ये काम नहीं कर सकती थी, क्योंकि हमारे वहाँ क्लैश ऑफ इंटरेस्ट कह देते हैं कि आप न्यूज में हैं और आप खुद का न्यूज चला रही हैं, या आप खुद से न्यूज डाल रही हैं। ये कई जगह पर लोग इस पे क्वेश्चन उठाते हैं मीडिया हाउसेस में। अच्छा। मगर अगर मुझे ये करना था तो मुझे नौकरी छोड़नी पड़ती। तो इट वाज अ चॉइस बिटवीन बीइंग समबडीज मजदूर या फिर बीइंग योर ओन बॉस। सो आई थॉट कि इट्स बेटर टू बी माय ओन बॉस। कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, मगर हर चीज के
मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव्स होते हैं। सो मैंने जो सोचा, जो मुझे ठीक लगा उस टाइम पे मैंने वो किया। सही बात मैम। मैम इतना कुछ करने के बाद एक सपोर्ट सिस्टम लगता है, तो आपके सपोर्ट सिस्टम के बारे में जानना चाहेंगे कि आपका सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम कौन है जिसकी वजह से आप इतना कर पाए? कि ओब्वियसली कि अकेला इंसान जीवन में नहीं कर पाए, हम कहते हैं नहीं मैं तो अकेले बहुत कुछ कर लेती हूँ, मैं तो अकेले ही कर रही हूँ, लेकिन सच्चाई कुछ और ही होती है। अकेला इंसान लाइफ में नहीं आगे इतना बढ़ पाता है, तो किसी ना किसी का सपोर्ट जरूर लगता है, चाहे वो माँ का हो, चाहे वो भाई का हो, चाहे वो बहन का हो, चाहे वो किसी का भी हो, हस्बैंड का हो। तो आपका सपोर्ट सिस्टम कौन रहा? जब हमने हाइप स्टार्ट किया था, वी वर अ वेरी स्मॉल टीम। सो हाइप स्टार्ट करने वक्त अगर मैं नाम लूं तो इट वाज मी, इट वाज नमन, इट वाज पुनीत। हम 3 लोग थे, हम तीनों एक ही ऑर्गेनाइजेशन में थे। हमें लगा कि कुछ स्टार्ट करते हैं, तो हमने स्टार्ट किया और हमें मालूम था हम बहुत छोटी सी टीम है और जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है हम ही लोगों को डिवाइड करनी है। तो हम लोगों ने आपस में डिवाइड की, एक गेस्ट कोऑर्डिनेशन करता था, एक रिसर्च करता था, एक सोशल मीडिया संभालता था। बस हमारे पास एक पॉजिटिव ये था कि हम सबके सब मीडिया का बैकग्राउंड रखते थे, तो हमें मोटा मोटी नॉलेज थी कि चीजें कैसे काम करती हैं। सो हम ही लोगों ने स्टार्ट किया। ये कंपनी सिर्फ मेरी नहीं है, हम तीनों की ही है। और उसके बाद हम लोगों ने धीरे धीरे इस चीज में काम करना शुरू किया। जब आप शुरुआत करते हो तो आपको चीजें समझ में आती, क्या काम करेगा क्या नहीं करेगा। एक और चीज जो मुझे समझ में आई, अलग से इंडिविजुअली काम करते हुए, इंडिपेंडेंट जब से मैंने काम करना शुरू किया, कि ब्रांड के नाम पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं। लोगों को फर्क नहीं पड़ता है कि निहारिका ए न्यूज चैनल की है, बी न्यूज चैनल की है, सी न्यूज चैनल की। अगर न्यूज चैनल का नाम जुड़ा है तो वो मुझे इंटरव्यू दे देंगे। लेकिन जब आप इंडिपेंडेंटली काम करते हो तो अगर मैं बोलूं कि मैं निहारिका हूं और मैं इंटरव्यू लेना चाहती हूं, तो लोगों को सोचने में वक्त लगता है। बट आई हैव बीन वेरी वेरी थैंकफुल to everybody who's working with me to everybody who's working with me and to all the guests that I've had on my show. लोगों ने इतना सपोर्ट दिखाया है। मतलब मेरा पहला एपिसोड अवध ओझा सर के साथ था। अवध ओझा सर आए, आई स्टिल रिमेम्बर, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हिम। हमारा पहला एपिसोड था, मैंने उनको बोला सर हमारे 0 सब्सक्राइबर्स हैं, आपका वीडियो पहला वीडियो है जो हमारे प्लेटफॉर्म पर जाएगा। एंड ही वाज सो काइंड इनफ, उन्होंने बोला अच्छा तुम आज पहला रिकॉर्ड कर रही हो। उन्होंने पूरे स्टूडियो में मिठाई बंटवाई थी, जरूरत नहीं थी। वो एक छोटा सा जेस्चर था और मुझे लगा कि आपने मुझे कितना गदगद कर दिया ये करके। आप नहीं भी करते, आप आते पॉडकास्ट करते और आप चले जाते तो भी मैं शायद उतनी ही खुश होती। लेकिन आप आए, आपने वो जो प्यार भरा जेस्चर दिखाया कि हाँ बेटा तुम्हारा पहला पॉडकास्ट है, चलो आज मैं मिठाई बंटवाता हूँ पूरे उसमें। एंड आई वाज सो हैप्पी टू सी दिस। एंड ऑल थ्रू दिस जर्नी आई एम टेलिंग यू आशु, मैं इतने बेहतरीन लोगों से मिली हूँ। मैं ऐसे ऐसे लोगों से मिली हूँ। विक्रम सर हैं, डीजीपी रहे हैं वो यूपी के। एक दिन ऐसी ही बात हो रही थी एंड ही वाज टेलिंग मी, हम दूसरी बार उनके साथ एपिसोड शूट करने गए थे और उन्होंने बोला कि तुमने पिछले एपिसोड का कमेंट पढ़ा था, उसमें किसी ने लिखा था कि मैं और तुम बात कर रहे थे, ऐसा लगने लगा कि एक बाप अपनी बेटी से बात कर रहा है। एंड उन्होंने ये बात मुझसे कही और उनकी आंखें नम हो गई। और मुझे लगता है कि ड्यूरिंग दिस जर्नी आप काम तो करते हो लेकिन आप कितने सारे पर्सनल रिलेशनशिप्स बनाते चले जाते हो। उन्होंने इतना प्यार दिखाया। इतने सारे गेस्ट हैं जो सिर्फ व्यवहार पे आते हैं, क्योंकि मैं उन्हें पैसा नहीं दे रही हूँ, मैं उनको और कुछ प्रोवाइड नहीं कर रही हूँ, सिर्फ व्यवहार पे, सिर्फ बात पे, सिर्फ एक जो पर्सनल बॉन्ड होता है उस पे आते हैं। सो आई हैव मेट द मोस्ट वंडरफुल पीपल। मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि रिजेक्शंस नहीं मिले हैं, बहुत सारे लोगों ने रिजेक्ट भी किया है कि नहीं हम यहाँ नहीं आना चाहते हैं, लेकिन फिर भी आई एम ग्रेटफुल, आई एम रियली थैंकफुल, क्योंकि मुझे बहुत शानदार लोग मिले हैं इस पूरी जर्नी में। एंड किसी ने भी इतना हार्श जजमेंट नहीं दिया या किसी ने भी मुझे इस चीज का रियलाइजेशन नहीं कराया कि तुम बड़ी ब्रांड नहीं हो, हम तुम्हारे साथ पॉडकास्ट नहीं करेंगे। सो आई हैव मेट द मोस्ट वंडरफुल पीपल, आई हैव द मोस्ट वंडरफुल पीपल इन माय टीम। एंड इट्स नॉट जस्ट अ टीम नहीं है, हम सब एक बराबर हैं, हम सब काम कर रहे हैं, बट सब बहुत हार्ड वर्क करते हैं और सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी होता है कि मैं थोड़ा लो फील कर रही होती हूँ कि यार ये पॉडकास्ट नहीं चला, यार इससे ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी, बट देन वी हैव अदर पीपल इन द टीम हु आर ऑलवेज देयर टू हाइप मी कि नहीं हो जाएगा, नहीं ठीक है। और ऐसा सबका दिन आता है, किसी दिन मुझे लो फील होता है, किसी दिन किसी और को लो फील होता है, बट इट हैज बीन वंडरफुल। ये बहुत अच्छी बात है मैम कि आपका जो सपोर्ट सिस्टम है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि आप मतलब डिमोटिवेट भी होते हैं तो आपको मोटिवेट करते हैं कि हो जाएगा। तो हम लोग भी यही कहेंगे कि हो जाएगा, कभी भी लाइफ में डिमोटिवेट मत होइए। तो आपने जैसे अवध ओझा सर की बात की, तो मैं इससे ही रिलेटेड आपसे कुछ जानना चाहूंगी कि आपने तिहाड़ जेल, निर्भया, आशा देवी और अवध ओझा जैसे लोग, रिलेवेंट लोगों का पॉडकास्ट किया,
तो इनमें से कौन सा पॉडकास्ट ज्यादा यादगार और इम्पैक्टफुल रहा आपके लिए? मेरे लिए तो सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट थे। बहुत सारे लोगों को लगेगा कि बहुत ही डिप्लोमेटिक आंसर है, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरा पहला पॉडकास्ट जब मैंने अवध सर के साथ किया था, तो मैंने लिटरली अपनी पूरी टीम को बोला था कि अगर इस पॉडकास्ट पे 100 व्यूज आ जाएं तो मैं खुश हो जाऊंगी, क्योंकि एक नया चैनल स्टार्ट करना जिस पर एक भी सब्सक्राइबर नहीं है, वहां मैं बहुत ज्यादा उम्मीद लेकर नहीं उतरी थी। मुझे लगा था कि पहले पॉडकास्ट पर 100 व्यूज आ जाएं, क्योंकि वो करीब 2 घंटे का शूट था। तो मुझे लगा था 2 घंटे कौन सुनेगा। फिर आपको बहुत सारे लोग मिलते हैं जो तरह तरह की एडवाइस देते हैं कि ऐसा करो कि तुम 2 एपिसोड में निकाल दो, ऐसा करो। मैंने बोला नहीं, एक बार में जाएगा, देखते हैं। एंड उस पहले पॉडकास्ट पर 1 लाख व्यूज आए। मतलब मैं तो बहुत खुश हो गई। मैंने बोला अरे ये क्या हुआ। बट ऐसे ही कुछ होता रहा एंड थिंग्स हैव बीन वेरी गुड, वेरी वंडरफुल। जैसे कि आपने नाम लिया अवधोजा सर, रियली थैंकफुल। 2 बार आए, दोनों बार बहुत प्यार से उन्होंने पॉडकास्ट किया, बहुत मजे से उन्होंने पॉडकास्ट किया। आशा देवी जी की बात की आपने। चीजें होती है ना कि हम लोग जो स्क्रीन पर देखते हैं उसके पीछे कितनी सारी स्टोरीज होती हैं। हम लोगों ने आशा देवी जी को रीच आउट किया था और वो बेचारी अपने घर द्वारका से निकली हैं, और वो रास्ते में उस दिन इतनी बारिश हो रही थी कि वो रास्ते में 3 घंटा जाम में फंसी रही। एंड फिर मुझे लगा कि अगर वो बेचारी आ भी जाएंगी, थकी हारी आएंगी, फिर उनको इतनी दूर वापस जाना पड़ेगा। तो हम लोगों ने उनसे बोला आप ऐसा करिए, आप वहां से वापस चले जाइए, हम किसी और दिन शूट करते हैं। एंड उस दिन हम लोग मिले, हमने शूट किया, हमने बातें की, और मुझे ये रियलाइज हुआ, और सच बात है, अगर जिस दिन हमारा प्लान्ड था उस दिन हमने शूट किया होता तो मैं पॉडकास्ट में बहुत रोई होती, क्योंकि एक दिन पहले मैंने सारी पढ़ाई की थी। तो आप बहुत हाई ऑन इमोशंस होते हो। बिल्कुल। मगर जब हम दूसरे दिन नहीं हो पाया, उसके बाद अगले दिन भी मेरे कुछ आंसू छलके थे, लेकिन सच बात है कि अगर उसी दिन शूट हुआ तो मैं बहुत रोई होती। मुझे बहुत उस चीज से फर्क पड़ा था। और आप कोई स्टोरी जानते हो, आप उसको दूर से जानते हो। हम सब लोगों ने आशा देवी की फोटोज देखी होंगी, वो पूरा स्ट्रगल देखा होगा, निर्भया की पूरी स्टोरी जानते होंगे, लेकिन किसी को अपने इतने करीब देखना और देखना कि वो इंसान किस तरीके से उस पूरी सिचुएशन को मैनेज कर रहा है। मतलब उन्होंने मुझसे कहा कि एक पॉइंट पे मुझे लगा कि ठीक है मेरी बेटी नहीं है इस दुनिया में। किसी माँ के लिए कहना कितना मुश्किल है कि उसे ये लग रहा है कि मेरी बेटी जिंदा होती तो शायद ज्यादा परेशान होती, आज इस दुनिया में नहीं है तो ठीक है। मतलब वो रो रही थी, आज भी इमोशनल हो रही थी। 2012 का केस है ये, और अगर आज भी इंसान उसको इतना स्ट्रांगली फील कर रहा है, और आप कुछ भी बोल दीजिए, आप अपनी सारी फीलिंग्स कभी भी शब्दों में बयान नहीं कर सकते। तो उन्होंने हमें जितना भी बताया, जितनी भी बात की, वो बहुत इमोशनल हुई। और मैं अभी भी मानती हूँ कि वो कितना भी मीडिया में आके बोल लें, पॉडकास्ट पे जाकर बोल लें, जो दुख उन्होंने झेला है, जो कुछ उन्होंने एक्सपीरियंस किया, वो काफी ज्यादा है। बिल्कुल। ऐसे ही बहुत सारे पॉडकास्ट रहे, अवधोजा सर रहे, हमने पंचायत की टीम के भी कुछ लोगों का पॉडकास्ट किया था। एवरीबडी हैज बीन वेरी वेरी गुड, बहुत मजे करते हैं। वही मैंने कहा कि मैं बहुत लकी रही हूँ इस मामले में कि जितने भी लोग मुझसे मिले उन्होंने बहुत प्यार से बैठकर बात की, घड़ी देखकर बात नहीं की, अरे 1 घंटा हो गया, हमने तुम्हें 1 घंटे के लिए बोला था। They have been very kind, and touch wood I say this कि I'm really happy and I feel I'm very fortunate कि जितने भी लोग इस रास्ते में मुझे मिलते चले गए, जितने लोग पॉडकास्ट पे आते गए, सब लोगों ने मेरा हौसला बढ़ाया है और मुझे ये फील कराया कि नहीं सब हो जाएगा, ठीक है, सब बढ़िया है, करते रहो। सोशल मीडिया और पॉडकास्टर के रूप में सबसे बड़ी चुनौती क्या आती है? ट्रोलिंग या सेंसरशिप या ऑडियंस को बनाए रखना? ट्रोलिंग के मामले में तो मैंने बहुत पहले ही सोच लिया था, जब मैंने सोशल मीडिया पर वीडियोस बनाने शुरू किए थे, कि एक चीज जो मुझे नहीं करनी है वो कमेंट सेक्शन नहीं पढ़ना है। तो वहां से तो मैंने अपना नाता एकदम दूर दूर का कर लिया है। जाती हूँ, बहुत सारे लोग प्यार भी देते हैं, तो वो सारी चीजें पढ़ती हूँ, नजर में आ जाती है। क्योंकि किसी XYZ ने बिना डीपी की एक जो प्रोफाइल बनाई हुई है दूसरों को गाली देने के लिए, उसको मैं इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहती हूँ कि वो मेरा 24 घंटा खराब कर दे, मेरा मूड खराब करके। तो ट्रोलिंग से तो मैं बहुत दूर दूर तक अफेक्ट नहीं होती हूँ। लेकिन जो आपने बताया कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, मुझे लगता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अपनी ऑडियंस का इंटरेस्ट भाप पाना। क्योंकि अगर मैं बात करूं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की, अगर मैं मान लूं कि सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स मिलाकर 500,000 फॉलोइंग है, तो उस फॉलोइंग को सेटिस्फाई करना कंटेंट के मामले में, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे जो उसमें बॉलीवुड देखना चाहेंगे, बहुत सारे लोग होंगे उसमें वो साइंस देखना चाहेंगे। हमने एक एपिसोड किया था गौहर रजा जी के साथ, वो एक ऑथर भी हैं, साइंटिस्ट भी हैं, और आपको याद होगा बीच में
एक डिबेट आई थी लल्लन टॉप पे भगवान को लेकर। उसके एक हफ्ते पहले हमारा एपिसोड भी रिलीज हुआ था और वो एपिसोड भी भगवान के ऊपर था कि क्या भगवान सच में होते हैं या नहीं होते हैं। और वो हमने गौहर सर के साथ किया था। गौहर रजा नाम है उनका, ही इज अ साइंटिस्ट एंड एन ऑथर। और मुझे लगा था कि पता नहीं लोग यार ये देखेंगे या नहीं देखेंगे, क्योंकि हमारी एक मेंटालिटी ये बन चुकी है कि भगवान के अगेंस्ट कोई कुछ नहीं सुन सकता है। लेकिन आई वॉज सो हैप्पी, बहुत सारे लोगों ने उस पॉडकास्ट को देखा और बहुत सारे लोगों ने उस पॉइंट ऑफ व्यू को अप्रिशिएट किया। तो आप इस जर्नी में ना बहुत सारी नई चीजें जानते हो अपने ऑडियंस बिहेवियर के बारे में, जो बहुत बदलता रहता है। तो मेरे लिए सबसे इंटरेस्टिंग यही होता है इस पूरी जर्नी में कि मैं अपने ऑडियंस के बिहेवियर को जानूं। और मेरे लिए डिफिकल्ट भी यही होता है कि अगर मैं कुछ डालती हूँ मुझे लगता है यार लोगों को ये पसंद आएगा। सो दैट इज आई फील इज द बिगेस्ट चैलेंज दैट आई कम अक्रॉस। बिल्कुल सही बात मैम। जैसे आपने कहा कि आप तो कमेंट सेक्शन पे ध्यान नहीं देते हैं, और मैं अप्रिशिएट करती हूँ कि आप मेंटली इतना स्ट्रोंग हैं कि इन चीजों से डील कर पाती हैं। लेकिन सोशल मीडिया पे बहुत सारी ऐसी लड़कियां होती हैं जो इन ट्रोलिंग का सामना नहीं कर पाती हैं और कुछ ना कुछ कदम उठा लेती हैं। तो आप उनके लिए क्या मतलब बोलना चाहेंगी, कोई टिप्स वगैरह उनको देना चाहेंगी कि वो किस तरीके से इस चीज को हैंडल करें? मैं ये नहीं कहूंगी कि आज तक अगर मैंने 500 पोस्ट बनाए हैं तो मैंने 500 पोस्ट में कभी भी 500 कमेंट्स नहीं पढ़े होंगे। मैंने पढ़े हैं, बुरे कमेंट्स भी पढ़े हैं। बहुत सारे लोग हैं, आज भी अगर आप कोई भी मेरा पोस्ट उठा लोगे उसमें अगर 10 लोग अच्छी बात कह रहे होंगे तो 20 लोग ऐसे होंगे जो बकवास लिख रहे होंगे। और सबसे मजे की बात ये होती है जब आपके बारे में कोई बकवास बोले तो आप ही का एक कोई सपोर्टर, आप ही का एक कोई फॉलोअर उसकी क्लास लगा देता है कमेंट सेक्शन में, ये बकवास बोल रहे हो। लेकिन बहुत सारी लड़कियां इस चीज से इफेक्ट होती हैं और सबसे इजी लड़की को टारगेट करने का तरीका होता है कि उसके कैरेक्टर के बारे में आप बोल देते हैं, उसके पहनावे के बारे में आप बोल देते हैं, उसके चाल चलन के बारे में आप बोल देते हैं। सो सबसे पहले तो टू ऑल द गर्ल्स हु आर वाचिंग दिस पॉडकास्ट, आपको कोई और डिफाइन नहीं कर सकता है। कोई आपको ये नहीं बता सकता है कि आप कैसे हो, क्योंकि एक पॉइंट तक आते आते आप समझ चुके होते हो कि आप कैसे हो। अगर आज कोई आके मुझसे बोले कि निहारिका तुम बदतमीज हो, तो मुझे लगेगा मैं जानती हूँ मैं कैसी हूँ। और अगर आपको लगा है कि मैंने बदतमीजी की है तो आपने कोई बदतमीजी की होगी जिसके जवाब में मैंने आपके साथ बदतमीजी की। तो एक पॉइंट आ जाता है जब आप अपनी लाइफ में काफी सारी चीजें समझ चुके होते हो अपने बारे में। एंड सोशल मीडिया पर बैठे हुए चंगू मंगू आपको नहीं बताएंगे कि आप कौन हो, क्या हो, और वो आपको डिफाइन नहीं करेंगे। आप सोशल मीडिया के लिए एक मंत्रा मान लो कि नेकी कर दरिया में डाल। आपने नेकी में वीडियो बनाया है और उसके बाद भूल जाओ उस चीज को ना। नंबर्स को बहुत ज्यादा आप ट्रेस करो, क्योंकि आप नंबर्स के पीछे ही पागल होना शुरू करते हो। अरे मेरे पिछली पोस्ट जो थी वो 150K चली थी, ये वाली तो 98K पे ही रुक गई, ऐसा क्यों हो गया, मैंने क्या गलत कर दिया। तो नंबर्स के पीछे मत भागो, फॉलोअर्स के पीछे मत भागो। जब हम देखते हैं कि हमारी देश की क्रिकेट टीम जो कई बार हमारे लिए इतना अच्छा परफॉर्म करती है, इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स जीती है, उनकी एक खराब परफॉर्मेंस पर हम लोग उनको लथाड़ देते हैं। तो फिर आप और मैं कौन हुए? किसी के साथ भी हो सकता है। सोशल मीडिया इज अ फ्री स्पेस। लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे और लोग आपको गालियां भी देंगे। बहुत सिंपल सी बात है, मेरी कही हुई सारी बातें यहाँ बैठे हुए सारे लोगों को पसंद नहीं आएगी। बहुत सारे लोग होंगे जिनको लगेगा ऐसा क्यों बोल रही है ये। बिल्कुल। सोशल मीडिया होने की वजह से उनके पास ये आजादी है कि वो चीज वो आपके में लिख के चले जाते हैं कमेंट सेक्शन में, और कई बार बहुत गंदी भाषा में लिख देते हैं। सो आपको अगर वो पढ़ भी लेते हो यार, आप ये जान लो कि उन्होंने वो चीज आपका अटेंशन ग्रैब करने के लिए किया है कि मैंने इसको गंदा बोला है, अब ये पलट के कुछ बोलेगी। कई बार मेरे मन में भी आता है अगर मैं कुछ गंदा पढ़ लेती हूँ कि अभी इसको बताती हूँ, बट फिर मुझे लगता है यही तो ये चाहता है। अगर आपके बारे में किसी ने गंदा बोला, वो आपका रिएक्शन चाहते हैं कि आपको उनकी उस बात से कितनी आग लगी। राइट। और जब आप उस चीज को इग्नोर करना शुरू कर दोगे, अब आप उनकी उस बात को तवज्जो देना बंद कर दोगे, वो लोग भी समझ जाएंगे कि यार इसको फर्क नहीं पड़ता है, इसको कोई लेना देना नहीं है इस सारी बात से, और वो छोड़ देंगे ये सारी चीजें करना। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर बहुत सारी लड़कियों ने उन लोगों को कॉल आउट करना शुरू कर दिया जो उनके प्रोफाइल पे गलत गलत बातें लिखते हैं। बहुत सारे लोग अपनी प्रोफाइल पे जाके शादीशुदा हैं, लड़कियों के बाप हैं, और उसके बावजूद वो दूसरी लड़की को गालियां दे रहे हैं। तो सोशल मीडिया पर बैठा हुआ हर इंसान क्रेडिबल नहीं है। जो आपकी प्रोफाइल पर गलत सलत लिख रहा है वो आपको डिफाइन नहीं करता। जो आपको जानता ही नहीं है पर्सनली, जो आपसे कभी मिला ही नहीं है कभी, वो कैसे बताएगा आप कैसे इंसान हो? बिल्कुल। आपके एक पोस्ट पे अगर मैं अभी यहाँ पर बहुत खुश हूँ, मैं नाचता हुआ वीडियो डाल दूं और कोई कहते नचनिया है, तो तुम मुझे जानते ही कितना हो?
You are going to define me only because of the 10 seconds or 15 seconds of what you have watched me on the internet. उसके beyond आप मुझे नहीं जानते हो. तो for anybody, लड़का हो लड़की हो, आप लोगों को कोई भी ट्रोल कर रहा है जो आपको जानता नहीं है, वो आपको डिफाइन नहीं कर सकता है. हाँ, अगर आपके घर वाले, आपके दोस्त या आपके करीबी आपको कोई क्रिटिसिज्म बता रहे हैं कि आजकल तुम्हारे बात करने का तरीका नहीं ठीक है, आजकल तुम टाइम नहीं निकालते हो, आजकल तुम अपने हेल्थ पे ध्यान नहीं देते हो, तब उस पे ध्यान दीजिए. लेकिन ये सोशल मीडिया पे बैठे हुए चंगू मंगू का ध्यान, मतलब उनको मत आप प्रोत्साहन दीजिए ये कहते हुए कि अरे उन्होंने मुझे बुरा कह दिया तो मैं बुरा मान गया. ऐसी कोई बात नहीं है. वो लोग बैठे ही इसलिए हैं, बहुत ही वेले लोग हैं, इसीलिए बैठते हैं सोशल मीडिया पर कि आज आओ, आज मैं इसका मूड खराब करता हूँ. ट्रेडिशनल जर्नलिज्म से डिजिटल पॉडकास्टिंग में शिफ्ट करने के बाद दोनों में अंतर क्या दिखाई पड़ा आपको, और आज की मीडिया में सच्चाई से बात करना कितना मुश्किल हो गया है? देखिए, सबसे पहले बात करें कि ट्रेडिशनल मीडिया छोड़ के अपना काम करना. आप मीडिया में होते हुए 24 घंटा काम करते हो, कोई इंसान इस चीज को डिनाई नहीं कर सकता है. आप घर पे होते हो तो भी आप अपने फोन में लगे रहते हो, क्योंकि ग्रुप पे क्या मैसेज आ रहा है, क्या न्यूज अपडेट आई है. आप सुबह उठने से रात के सोने तक न्यूज खाते पीते हो और बताते हो. आप इस फॉर्मेट में ही जीते हो कि आप सुबह पहुंचोगे, न्यूज का डिस्कशन होगा, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. मैं तो ऐसे ऑफिसेज में रही हूँ, ऐसी जगह काम किया है कि अगर वॉशरूम भी जाना होता था तो भी मैं अपना काम 5 मिनट के लिए भी किसी और से कहती थी, जरा देखते रहना, मैं जरा वॉशरूम होके आ रही हूँ. ऐसे एनवायरनमेंट में आप न्यूज चैनल्स में काम करते हो. जब आप अपना काम स्टार्ट करते हो, अगेन आप 24 घंटे काम करते हो, लेकिन एटलीस्ट आपकी लाइफ अपनी होती है. मीडिया में रहते हुए होली, दिवाली, दशहरा, अपना बर्थडे, घर वालों का बर्थडे, ये सारी चीजें आप भूल जाओ. और आपसे कहा भी यही जाता है कि आप मीडिया में ये सोच कर आए थे कि अब आपका कोई होली दिवाली नहीं है. जब बाकी पूरी दुनिया लॉन्ग वीकेंड बना रही होती है कि भाई सैटरडे संडे तो ऑफ है और मंडे भी छुट्टी है, तो ऐसा करते हैं देहरादून निकल जाते हैं. तो हम मीडिया वाले उस वक्त और ऑफिस में बैठे होते हैं. तो मीडिया वाले 24/7 काम करते हैं. ये ट्रेडिशनल मीडिया का काम है, ऐसे ही काम होता है, आज तक ऐसे ही काम होता आ रहा है. अपना काम करने में, डिजिटल पॉडकास्टिंग में मुझे जो अंतर नजर आया, सबसे पहले तो ये है कि मैं अपनी मालिक हूँ. मेरा शूट मेरी मर्जी से होता है, ऑब्वियसली गेस्ट की मर्जी से भी होता है कि वो अगर मुझे कह देंगे कि निहारिका मेरे पास आज 7 बजे का टाइम है तो मैं 7 बजे शूट करूंगी. मेरे पास सुबह 10 बजे का टाइम है तो मैं 10 बजे शूट करूंगी. दूसरी चीज ये है कि अच्छा बुरा सब मेरा. मैंने अच्छा काम किया है तो तालियां भी मुझे मिलेंगी, मैंने बुरा काम किया तो गालियां भी मुझे मिलेंगी. लेकिन जब आप ऑफिस में होते हो तो हर ऑर्गेनाइजेशन में आपको ये अप्रिसिएशन नहीं मिलता है. क्रिटिसिज्म मिलता है, अप्रिसिएशन नहीं मिलता है. मैं ये नहीं कहूंगी कहीं नहीं मिला, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में यही चीज होती है. जब से मैं इंडिपेंडेंट हूँ, बहुत चीजों का आराम है कि अगर मुझे अपने माँ बाप से मिलने जाना है, मैं आराम से मिलने जा सकती हूँ. मुझे उन्हें अपने पास बुलाना है, मैं आराम से बुला सकती हूँ, मैं उनसे मिल सकती हूँ, मैं उनके साथ बैठ सकती हूँ. मैं 10 पॉडकास्ट एक बार में शूट कर लूंगी और मैं फ्री हो जाऊंगी कि यार ठीक है, अगले कुछ समय के लिए मैं फ्री हूँ. लेकिन ये चीज मैं ऑफिस में नहीं कर सकती हूँ. मैं होली दिवाली मना सकती हूँ यार. मतलब मैं साल में जो 2 छुट्टियां हर कोई इंसान चाहता है कि उसे मिले, मुझे नहीं याद है कि मीडिया में रहते हुए कब ये हुआ है. और कई बार तो किस्मत ऐसी होती थी कि दिवाली में शाम की शिफ्ट है, होली में दिन की शिफ्ट है. अब आप मन खुश करने के लिए गुलाल ले जाके एक दूसरे के गाल पे बैठ के फिर वापस आप लैपटॉप में लग जाते थे. लेकिन यार ये कसक तो रहती है ना मन में कि यार घर पे होते हैं, दिमाग और तो दिल भाई घर पे पड़ा है. और कोई इंसान ये नहीं कह सकता कि उसको त्योहार के वक्त अपना घर याद नहीं आता. हर इंसान को त्योहार पे अपना घर याद आता है. होली के वक्त मम्मी की बनाई हुई गुजिया पापड़ याद आते हैं. दिवाली के वक्त ये याद आता है कि यार दिया जला के पटाखे फोड़ने जाते थे या बाहर जाते थे या देखते थे कितनी रौनक होती है. तो ये सारी चीजें जो जीवन से छिन गई थी, वो अपना काम करने से जीवन में वापस आ गई हैं. दूसरी चीज ये है, आप चीजें मैनेज करना सीखते हो, क्योंकि आप ऑफिस में होते हो तो आपको मालूम है कि आपका, अगर मेरे पास एक टीम है जिसमें 5 लोग हैं, मुझे उन 5 लोगों को मैनेज करना है. लेकिन जब आप इंडिपेंडेंटली काम करते हो तो आपको मालूम है कि अगर 15 पचड़े फैले हुए हैं, 15 जगह रायते हैं, वो सारे आपको समेटने हैं. बिल्कुल. कि आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव कहाँ पर है, आपका कंटेंट कहाँ सेव हुआ है, आपके फाइनल एपिसोड्स कहाँ जाकर सेव हो रहे हैं. क्योंकि आपके पास पर्सनल लेवल पर ऑफिसेस की लाइब्रेरी नहीं होती है, न्यूज चैनल्स की लाइब्रेरी नहीं होती है. आप इतनी छोटी छोटी चीजें सीखते हो कि म्यूजिक कहाँ से उठाएंगे, कॉपीराइट नहीं आएगा, कहाँ से आप इमेजेस ले सकते हो, कैसे कर सकते हो, बेसिक एडिटिंग सीखते हो. तो आप एज अ होल इंडिविजुअल के तौर पर ग्रो करते हो.
मैं ये नहीं कहती हूँ आप ऑर्गेनाइजेशंस में ग्रो नहीं करते हो, क्योंकि अगर मैं यहाँ बैठी हुई हूँ और मैं जो चीजें सीखी हूँ दैट इज ऑल थैंक्स टू द ऑर्गेनाइजेशंस एंड मीडिया हाउसेस जहाँ मैंने काम किया है। क्योंकि आप बुक में कॉलेज में चाहे जितना पढ़ लो, जो नॉलेज आपको ऑन ग्राउंड आके न्यूज चैनल में जाकर मिलती है वो नॉलेज आपको सिर्फ बुक से नहीं मिलेगी। बिल्कुल। लेकिन उसी का एक नेक्स्ट स्टेप है कि जब आप इंडिविजुअली इंडिपेंडेंटली काम करना शुरू करते हो तो आप और भी 10 नई चीजें सीखते हो। भाई टैक्स कहाँ से फाइल होता है, पहले के टाइम में आप एचआर से जाके पूछ लेते थे, अब मुझे सोचना पड़ता है कि भाई कंपनी की क्या क्या पॉलिसीज होती हैं, कैसे कैसे क्या चीजें होती हैं। सो यू गेट टू लर्न अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स। और मुझे लगता है कि अगर अपने आप को डिस्कवर करना है, मेरा हमेशा से मन था कि मैं अपना कुछ करूंगी, मीडिया में करने लगूंगी, ये नहीं लगा था मुझे, बट आई हैव लर्नड सो मेनी फैंटास्टिक थिंग्स। और सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे हर एक इंडिविजुअल पर्सन जो काम करता है और अपना काम करता है उसके लिए लगता है कि वो सेल्फ मोटिवेटेड कितना होते हैं। कोई ना काम हो हमारे पास तो हम सब 11 बजे सोकर उठते हैं, लेकिन आपके सर पर कोई डंडा करने वाला नहीं है, फिर भी आप सुबह 9 बजे ऑफिस पहुंच जाते हो। उन लोगों को तो मैं यार सल्यूट करती हूँ, मुझे उन लोगों से बहुत इश्क है, उन लोगों के लिए बहुत रिस्पेक्ट है जो लोग बिना किसी के प्रेशर के भी सुबह उठते हैं, टाइम से ऑफिस जाते हैं, अपना सारा काम निपटाते हैं विदाउट नोइंग, विदाउट दिस फियर कि यार मुझे शाम को ये रिपोर्ट बॉस को देनी है। आपको मालूम है यू आर योर बॉस एंड वट एवर यू आर डूइंग फॉर योर सेल्फ, फॉर योर कंपनी, फॉर योर पीपल, एंड उसके बावजूद आप सेल्फ मोटिवेटेड रहते हो। मुझे लगता है क्या बिंदास लोग हैं यार, कोई इनको बोलने वाला नहीं है, फिर भी सुबह उठ के बताओ अपने आप से एकदम स्केड्यूल बनाया हुआ है। आपका ऑफिस है, मैं 9 बजे जाऊं, मैं 11 बजे जाऊं, मैं 2 बजे जाऊं, बिल्कुल। बट आई एम अमेज्ड बाय पीपल जो यार ऐसे काम करते हैं जिनको कोई बोलने वाला नहीं होता है और उसके बावजूद वो सारी चीजें टाइम पे निपटाते हैं और एक स्केड्यूल के हिसाब से चलते हैं। वंडरफुल पीपल। बिल्कुल राइट मैम। वुमेन्स डे स्पेशल एपिसोड और महिलाओं की कहानियों को कवर करना आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, और इन एपिसोड से पर्सनली आप क्या सीख लेती हैं? I am a huge fan of women जो अपनी अपनी फील्ड्स में अच्छा कर रही हैं। और इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उन औरतों के बारे में बात कर रही हूँ जो किसी भी फील्ड में टॉप नॉच पे बैठी हुई है। मैं हर तरीके की औरत की बात कर रही हूँ। वो औरत जो अपना घर संभाल रही है और बहुत कायदे से संभाल रही है, वो औरत जो भले एक टिफिन सर्विस चला रही है लेकिन बहुत शानदार काम कर रही है। आई एम अ फैन ऑफ इवन जो मेरी हाउस हेल्प आती हैं, बिकॉज शी इज सच अ वंडरफुल वुमेन। मैं उनसे कोई काम कह देती हूँ वो ऐसे कर देती हैं। बिल्कुल। और उन्हीं की वजह से मैं काफी सारी चीजों का भार अपने सर से उतार कर और कामों में अपने आप को इंडल्ज कर पाती हूँ। सो आई एम अ फैन ऑफ एनी वुमेन जो अपनी फील्ड में बहुत अच्छा काम करती है, बहुत रिस्पॉन्सिबली करती है। विमेंस डे मेरे लिए हमेशा स्पेशल रहता है क्योंकि मुझे लगता है यार जब औरतें काम करती हैं ना तो बहुत शानदार काम करती हैं। नो हेट टू मेन, बट मुझे बहुत प्यार है औरतों से जो काम करती हैं, जो इंस्पायर करती हैं। फॉर यू दैट मैटर, आपका काम देख के भी मुझे बहुत खुशी होती है। जिस तरीके से हम लोग इस एपिसोड से पहले बात कर रहे थे और आपने बताया कि आप विक्टिम्स के रिहैबिलिटेशन से लेकर उनको हॉस्पिटल ले जाने से लेकर उसके बावजूद आप टाइम निकाल कर पूरा एक पॉडकास्ट होस्ट करती हैं। इट इज अ लॉट ऑफ वर्क। सो मुझे उन हर औरत से इंस्पिरेशन मिलती है जो बहुत शानदार काम कर रही हैं, अपनी पूरी कोशिश दे रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं औरतों को खींचने वाले बहुत लोग होते हैं। बिल्कुल। कि अगर कोई औरत अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही है तो कई बार आपके परिवार वाले, कई बार आपके इर्द गिर्द दोस्त यार, क्योंकि आप अपने दिमाग में क्या सोच रहे हो आप किसी को नहीं समझा सकते हो। तो अगर वो आपको बढ़ते हुए देखते ये क्यों करना है, ऐसे क्यों करना है, अच्छा तुम श्योर हो कि ये चीज ऐसे होगी, तुम्हें नहीं लगता तुम ज्यादा कर रही हो। बट वही चीजें जब सुंदर रिजल्ट्स लेकर आती है ना तो वही लोग तालियां पीटते हैं। तो उस सारी चीजों के अलावा जब जैसे कि आपने कहा विमेंस डे बहुत स्पेशल है। जितनी भी औरतों से मैं मिली हूँ, जितनों ने भी मुझे इंस्पायर किया है, राइट फ्रॉम क्रिएटर्स, मैं बहुत सारे क्रिएटर्स को देखती हूँ जो सोशल मीडिया पर काम कर रही हैं। बहुत सारे क्रिएटर्स ने अपना पूरा घर खड़ा कर लिया है सोशल मीडिया पर काम करते करते। तो यार मतलब मुझे लगता है कि विमेन पावर इज समथिंग मैचलेस। आप कुछ भी कह लो, अगर कोई लड़की अपने पर आ गई तो फिर शी इज अनस्टॉपेबल। वो आपको हर रूप दिखा सकती है, वो दुर्गा बन सकती है, वो काली बन सकती है, वो रानी लक्ष्मीबाई बन सकती है। अगर अपने पर आपने किसी औरत को ला दिया कि बेटा अब तुम देखो, तो फिर शी इज अनस्टॉपेबल। फिर वो जिस भी काम में है जैसे भी काम में है, शी इज गोइंग टू गिव हर 100%। और
मुझे पर्सनली लगता है लड़कियों से ज्यादा डिपेंडेबल आप किसी और पर नहीं हो सकते हो, क्योंकि वो एक अपना किसी भी काम में एक इमोशनल क्वेश्चन भी लाती हैं, वो चीजों को लेकर थोड़ी इमोशनल होती, थोड़ी पर्सनल हो जाती हैं, और उसके अलावा वो काम करने में अच्छी होती हैं. सो आई फील लाइक आपको अगर मौका मिले, इफ आई हैव टू चूज बिटवीन अ मैन एंड अ वुमन फॉर माय कंपनी, आई वुड ऑलवेज गो फॉर अ वुमन. आज के भारत में आप फेमिनिज्म को किस तरीके से प्रभाषित करती है? आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ महिलाओं के अधिकारों की बात है, या महिलाओं के अधिकार हैं, या ये जेंडर इक्वालिटी दोनों तरफ से होनी चाहिए? फेमिनिज्म के बारे में मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं जिसमें आदमियों से अगर पूछ लो क्या तुम फेमिनिस्ट हो, तो वो ऐसे मुंह बना लेते हैं कि जैसे उनके मुंह में किसी ने सड़ा हुआ मेंढक डाल दिया. पता नहीं लोगों को क्या प्रॉब्लम है, या तो वो फेमिनिस्ट होना नहीं समझते. फेमिनिस्ट होना मतलब औरतों के लिए झंडा लेकर चलना नहीं होता है. हम बहुत सारी चीजों में औरतों के लिए एक बेसिक राइट मांग रहे हैं. भाई जो हक तुम्हारे हैं वो हक हमारे लिए भी होने चाहिए. अब आप ये कह देते हो अच्छा ठीक है तो फिर तुम्हें पीरियड लीव की क्या जरूरत है, अच्छा ठीक है तो तुम्हारे लिए रिजर्व्ड कोचेस क्यों होने चाहिए, तुम्हारे लिए बस में रिजर्व्ड सीट्स क्यों होनी चाहिए. वो सर आप जैसे आदमियों की वजह से होती है. जब आदमी इतना खराब हो सकता है कि वो लड़कियों का जीना दूभर कर दे, और जो चीज आपके पास सदियों से है हमें आज 2026 में भी बैठ के वो चीज मांगनी पड़ रही है, तो आपको ये सोचना चाहिए ना कि आपने किस तरीके का समाज बनाकर रखा हुआ है. आज की डेट में हम 2026 में आ गए हैं, सबके घर में लड़कियां होंगी. आज तो मैं ये भी नहीं मानती हूँ कि लोग लड़कियां नहीं पैदा करते हैं. सबके घर में लड़कियां हैं, तो क्या रेप रुक गए हैं? क्या उनके साथ हो रहे अत्याचार रुक गए हैं? क्या आज के डेट में दहेज रुक गया है? अगर आप न्यूज़पेपर उठा लीजिए, या अपने फोन की मोबाइल हिस्ट्री में जाइए, या अपने ब्राउजर में जाकर सर्च कर लीजिए, तो आपको बतेरे रेप के केसेस मिल जाएंगे, आपको बतेरे डाउरी के केसेस मिल जाएंगे. 2026 में भी बैठ के हम इन चीजों के बारे में बात करें. लड़की नौकरी करती है तो वो उसकी प्रिविलेज है, हम नौकरी करने देते हैं. अरे हो कौन तुम नौकरी करने देते हो? मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ाया, मुझे काबिल बनाया. सबको चाहिए कि उनकी बीवी जो हो वो पढ़ी लिखी हो, एजुकेटेड बीवी चाहिए, अच्छे खासी पढ़ी लिखी हो, एमए किया हो, एमबीए किया हो, नौकरी वाली हो. और आखिरी में क्या करना है? उसको घर में बिठाना है. क्यों? लड़का ठीक कमाता है, तुम्हें कमाने की क्या जरूरत है? अरे क्या पैसा ही नौकरी का सारा आधार है? आप काम करते हो, आप 10 नई चीजें सीखते हो, आप 10 नए लोगों से मिलते हो, आपको 10 नए एक्सपीरियंसेस होते हैं. अगर आज आप यहाँ नहीं होती तो आप अपने गांव में होती. आप शायद किसी की बीवी होकर उनके घर संभाल रही होती. मगर यही काम मैं नौकरी करते हुए भी तो कर सकती हूँ ना. बिल्कुल. तो मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम और सबसे ज्यादा गुस्सा इसी चीज पर है कि लोग पहली चीज तो फेमिनिज्म को समझते नहीं है. फेमिनिज्म का मतलब ये नहीं है कि मैं हर चीज में औरतों को ऊपर रख रही हूँ. उसका सिर्फ ये मतलब है मैं हर चीज में औरत को आदमी के बराबर लेकर आ रही हूँ. भाई लड़के रात को 12 बजे घूम सकते हैं ना, लड़कियां क्यों नहीं घूम सकती? ऐसा नहीं है कि उनके अंदर हिम्मत नहीं है घूमने की. प्रॉब्लम यह है कि तुम लड़कों ने एनवायरनमेंट इतना खराब करके रखा है कि लड़कियां नहीं निकल सकती हैं. और फिर लोगों का कहना होता है 12 बजे निकलना क्यों है? तो भैया लड़कों को क्यों निकलना होता है? 12 बजे अगर लड़के बाइक लेकर रास्ते पर घूम रहे हैं तो ऐसा क्या वो उससे उपलब्धि हासिल कर ले रहे हैं? कोई भी लड़का अपने घर पे अपने मम्मी पापा से बोलता है अभी आ रहा हूं. कौन माँ बाप पलट कर पूछ लेते कहाँ जा रहे हो? कोई नहीं. लेकिन अगर कोई लड़की अपने घर पर बोल दे कि अभी आ रही हूँ, कहाँ जा रही हो, किसके साथ जा रही हो, किस दोस्त के वहां जा रही हो, कितनी देर के लिए जा रही हो, और ये चीज ज्यादातर लड़कियों ने एक्सपीरियंस की होगी अपनी लाइफ में. आप बहुत छोटी छोटी चीजें अगर अपनी लाइफ में उठाकर देखना शुरू कर दें तो ये चीजें हमारी कंडीशनिंग में होती हैं, हमें बचपन से सिखा दी जाती हैं और हम उस चीज को लेकर चलते हैं. लेकिन कहीं पर किसी को अपना फुट डाउन करना पड़ेगा और ये चीज समझनी पड़ेगी कि यार आदमी लोग सुपीरियर जेंडर नहीं है. इट इज जस्ट अबाउट इक्वालिटी. अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो औरत को भी मिल सकती है. अगर आप कोई काम कर रहे हो तो औरतें, और आज की डेट में ऐसा कौन सा काम है जो औरत नहीं कर रही है? मतलब आप पॉलिटिक्स उठा लीजिए, आप हेल्थ उठा लीजिए, आप फाइनेंस उठा लीजिए, आप मीडिया उठा लीजिए, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, क्या चीज आजकल औरतें नहीं है? लेकिन आप जब उन्हें मौका देंगे, और मुझे बहुत दुख से कहना पड़ रहा है कि आप मौका देंगे, हमें मांगना पड़ रहा है. कौन लड़के की पढ़ाई रुकवा देता है ये सोचकर कि घर में लड़की है जो पढ़ाई में ज्यादा अच्छी है? कोई नहीं. मगर लड़के की शादी रुकवा देंगे ये सोचते हुए कि बहन की शादी पहले करनी है.
तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं हमारे समाज की जो हमें फिक्स करने की जरूरत है, और जब ये सब कुछ फिक्स होंगी तभी जाकर कहीं हम इस स्तर पर पहुंचेंगे जहां हम कह सकते हैं कि हाँ, लड़का लड़की इक्वल है। और चाहे जितने माँ बाप ये बात कह ले अपनी पूरी जिंदगी में कि भाई हम तो लड़का लड़की में फर्क नहीं करते, अगर आपकी 6 लड़कियों के बाद 7वां लड़का हुआ है तो वहीं पर आपने फर्क कर दिया, क्योंकि आप लड़की के बाद लड़की के बाद लड़की इसलिए पैदा करते रहे कि आखिर में हमको वो लड़का हो जाए। तो बहुत ग्रास रूट लेवल पर हम लोग डिस्टॉर्टेड है, हमारी मेंटालिटी में बहुत जगह पर ये एनग्रेन्ड है कि लड़का होना चाहिए, लड़का ही आपके वंश को आगे लेकर जाएगा। अरे कौन सा वंश? डायनासोर हो आप कि अगर आपके घर में लड़का पैदा नहीं हुआ तो फिर आपका पूरा साम्राज्य खत्म हो जाएगा? कौन से महाराणा प्रताप के खानदान के आ रहे हो आप? बहुत ही निचले स्तर पर लोगों को लड़के की इतनी चाह है कि लड़कियां पैदा होती चली जाती हैं, और उसके बाद अब जब बहुत सारी लड़कियां पैदा कर लोगे तो आपके सर पे तो यह आएगा ही कि भैया अब इनके शादी में खर्चा होगा। वो भी क्यों होगा? क्योंकि आपने आज तक दहेज को हमारे समाज से हटने नहीं दिया है। बिल्कुल। सिर्फ दहेज मांगना गलत नहीं है, दहेज देना भी गलत है हमारे सिस्टम में। राइट। लेकिन लोग दे रहे हैं। कभी आप कह देते हो गिफ्ट है, कभी आप कह देते हो अरे नहीं आशीर्वाद है। हम लोगों ने कितने वीडियोस वायरल होते हुए देखे होंगे हाल ही के दिनों में। अभी जो मैंने लास्ट वीडियो देखा था उसमें 1 करोड़ कैश दिया गया था दहेज के नाम पर, और फिर आप कह देते हो आशीर्वाद है, ये है, सो है। तो आप नाम बदल कर जो गलत चीज है उसको सही नहीं कर सकते हो। और जब तक ये चलता रहेगा तब तक लोग फेमिनिज्म की डिमांड करते रहेंगे, तब तक लोग फेमिनिस्ट की डिमांड करते रहेंगे। एक वीडियो अगर आप लोगों ने मेरे सोशल मीडिया पर देखा हो जहां एक लड़की कहती है कि अरे मेरे पिता ने मुझे पैदा किया, वो मुझे मार सकते हैं। उन्होंने एक ट्रेडिशनल इंडियन फैमिली में मुझे पैदा किया है, मुझे मारा नहीं है। आप सोचिए कि उस बेचारी बच्चे की दिमागी हालत कैसी होगी जो अपने पैदा हो जाने का शुक्र मना रही, जो अपने ना मारे जाने का शुक्र मना रही है। तो ये यही चीज है हमारे समाज की असलियत, कि हम लोग अपनी जान की दुहाइयां दे रहे हैं, हम लोग इस चीज का शुक्र मना रहे हैं कि हमें जिंदा छोड़ दिया गया। फ्रॉम दैट वेरी लेवल हम लोग बहुत ग्रेटफुल और थैंकफुल हैं। और उसी उम्र से इंसान ये भी सीखने लगता है कि कहां कहां पर आपको अपनी चाहतों की, अपने डिजायर्स की, अपनी अपॉर्चुनिटीज की बलि देनी पड़ेगी, क्योंकि कोई एक लड़का बैठा है। और उसी चीज को जब आप इक्वल करने की डिमांड कर लेते हो तो वही चीज फेमिनिज्म है, कि जितनी अपॉर्चुनिटी किसी आदमी को मिलती है उतनी अपॉर्चुनिटी आप किसी औरत को दे दीजिए, बस दैट इज इट। आपने मैन आर नॉट सेफ इन इंडिया जैसे एपिसोड भी किए। हाँ। तो फेमिनिज्म में क्या पुरुषों की समस्या को भी शामिल करना जरूरी है? अगर हाँ तो क्यों? देखिए, आज के समाज में अगर औरतें अनसेफ हैं तो आदमी भी अनसेफ हैं। हमारे लॉज जो बनाए गए थे औरत के वेलबींग के लिए कि औरतों को सपोर्ट मिलेगा, लेकिन समाज में हर तरीके के लोग होते हैं। तो ऐसी औरतें भी हैं जो उसे एक्सप्लॉइट करती हैं। हमने बतेरे केसेस देखे थे। अभी जब बीच में सारे केसेस शुरू हुए थे कि ब्लू ड्रम में डाल दिया, हनीमून पर ले जाकर मार डाला, ये भी हमारे समाज में हुए हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि सारी औरतें पाक साफ बैठी हैं, उन्होंने कभी कुछ गलत नहीं किया है या वो कभी कुछ गलत नहीं कर सकती हैं। तो आदमियों के लिए भी कोई होना चाहिए आवाज उठाने के लिए। मैं ये नहीं कहती हूँ कि प्रताड़ित हमेशा औरतें होती हैं, प्रताड़ित आदमी भी होता है। और आदमी की प्रताड़ना सामने आने में और ज्यादा समय लगता है, क्योंकि अगर किसी लड़की को थप्पड़ पड़ता है उसके पति से तो 4 लोग आके ये जरूर समझाते हैं कि बेटा एडजस्ट कर लो, लेकिन 4 लोग ये पहली ही बार में मान भी लेते हैं कि हाँ लड़की को थप्पड़ पड़ा होगा। लेकिन अगर कोई आदमी आकर ये कह दे कि यार मेरी बीवी मुझे मारती है, तो आपके लिए उसके मन में सिंपैथी नहीं आएगी, आप मजाक उड़ाओगे, कैसे आदमी हो भाई तुम, कैसे मर्द हो तुम, तुमसे अपनी लुगाई नहीं संभाली जा रही है। हम लोग ये सारी बातें करते हैं और सामाजिक तौर पर करते हैं। कोई बेटा अपने परिवार वालों से जाकर ये नहीं बोल सकता है कि मेरी बीवी मुझे मारती है, लेकिन कोई भी बेटी अपने घर वालों से ये बोल सकती है कि मेरा पति या मेरे ससुराल वाले मुझे टॉर्चर करते हैं। और ये दोनों बातें आप खुद जानते हैं कि आप मानेंगे या नहीं मानेंगे। अगर लड़की ने प्रताड़ना की बात की है तो हम आंख बंद करके मान लेंगी, लेकिन अगर लड़के ने प्रताड़ना की बात की है तो लोग कहेंगे अरे तुम पागल हो, ऐसा थोड़ा ना होता है। तो लड़कों के लिए भी जरूरी है कि उनकी राइट्स की भी कोई बात करे।
जैसे कि जो एपिसोड की आप बात कर रही हैं वो मेंस राइट एक्टिविस्ट हैं दीपिका नारायण भारद्वाज, और वो इसी फील्ड में काम कर रही है। और हम लोग बहुत सारे ऐसे केसेस देखते हैं जहां लड़कियां रेप लॉज में या फिर मोलेस्टेशन के चार्जेस में लड़कों को गलत तरीके से फंसा देती हैं। अब ऐसा नहीं है कि हर लड़का जो बाहर निकल रहा है वो बदतमीज हो। जिस तरीके से मैं हर लड़की के सही होने की गवाही नहीं दे सकती हूँ, उसी तरीके से मैं हर लड़के के खराब होने की भी गवाही नहीं दे सकती हूँ। अब मान लीजिए 4-5 लड़के हैं, उनमें से किसी एक की जॉब लगी, उन लोगों ने डिसाइड किया कि चलो हम लोग बाहर जा रहे हैं, हम लोग पार्टी वार्टी करेंगे। अब वहां पर मान लीजिए कोई एक लड़की उनकी कलीग हो, उनके घर के आसपास रहती हो, उनकी दोस्त हो, कहीं रास्ते में मिल गई और किसी ने कह दिया कि चलो ठीक है हम तुम्हें ड्रॉप कर देते हैं। उतनी देर में अगर उन्होंने उसके ऊपर कोई केस ठोक दिया कि मेरे साथ गाड़ी में बदतमीजी की, ये किया वो किया, तो भाई वो लड़का बेचारा है। उस केस में लड़की को मैं गलत नहीं मानती हूँ, मतलब उस केस में मैं लड़के को गलत नहीं मानती हूँ, वो लड़का बेचारा है, उसने तो मदद करने की कोशिश की थी। तो बहुत से ऐसे केस आज हमारे समाज में हैं जहां लड़कों को उनके घर वाले, उनके ससुराल वाले, उनकी बीवियां प्रताड़ित कर रही हैं पैसे के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके का समाज हम लोगों ने बना दिया उसमें लड़के को हम पैसे की मशीन देखते हैं कि भैया ये कमा के लेकर आता है। जब आप लड़कियों को एक हाउस हेल्प बना दोगे तो भाई ब्रेड विनर तो घर में लड़का ही रह जाएगा। बिल्कुल। जब वही कमा कर ला रहा है और वही पैसे जुटा रहा है तो उसके लिए उसकी पूरी एग्जिस्टेंस ही उस बारे में हो गई। विच रिमाइंड्स मी कि एक और वीडियो था, एक लड़के ने बताया था कि मैं नौकरी मेरी अभी चली गई है, पहले मेरी माँ मुझे पूछती थी कि बेटा एक और रोटी लोगे, और आज मुझे बोला कि एक और रोटी खाने के लिए बोल रहा है, इसको दे दो। वो एटीट्यूड में चेंज आ गया क्योंकि वो नौकरी नहीं करता था, क्योंकि वो पैसे कमा कर नहीं लाएगा। तो ऐसा नहीं है हमारे समाज में सिर्फ लड़कियां प्रताड़ित हो रही हैं, हमारे समाज में लड़कों के साथ भी बुरा बर्ताव हो रहा है। और इस बात को मैं ताल ठोक के बोलूंगी कि हमारे देश में जरूरी है कि मेंस राइट एक्टिविस्ट सामने आए, लड़कों के लिए भी खड़े हो, क्योंकि गलत किसी के साथ भी हो इंसाफ उसे मिलना चाहिए, भले वो लड़का हो या वो लड़की हो। अगर गलत हुआ है आपके साथ तो आपको भी इंसाफ मिलना चाहिए, अगर वो गलत करने वाला आपके साथ लड़की है तो उसको भी सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल मैम सोशल मीडिया पे अक्सर लड़कियों को बॉडी शेमिंग और ट्रोलिंग और साइबर क्राइम जैसी चीजों का सामना करना पड़ता है, और बहुत ज्यादा सामना करना पड़ता है। इस पर आपका क्या नजरिया है और क्या समाधान हो सकता है? एक सिंपल सी थ्योरी है लाइफ की जिसपे मैं आंख मूंद कर भरोसा करती हूँ, टू गुड टू बी ट्रू इज नॉट ट्रू। कोई चीज जो बहुत ज्यादा लुभावनी लग रही है शर्तिया वो गलत है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता है। जहां आपने बात की सोशल मीडिया का लड़कियों के लिए अनसेफ होना, बॉडी शेम करना, वो फिर सारी चीजें ग्रास रूट लेवल पर जाती हैं। हमारे घर में आपने देखा होगा छोटे छोटे लड़के होते हैं, वो हाफ पैंट पहन के घूम सकते हैं, लेकिन आपने बहुत छोटी छोटी बच्चियों को भी सलवार सूट पहने हुए देखा होगा। और फिर वो जब इस उम्र तक आ जाती हैं 12-15 साल के, तो अगर बहुत ही मॉडर्न फैमिली है तो आप पैजामा और टी शर्ट में घूमते हो, और बहुत मॉडर्न फैमिली नहीं भी है तो वो सलवार सूट में घूमती है। ये बेसिक सबने अपने घरों में होता हुआ देखा होगा। अब यही चीज जब आप सोशल मीडिया पर ले आए, अब अगर मैं आज साड़ी में बैठी हूँ तो लोगों को दिक्कत नहीं होगी, उसमें भी कुछ लोग बोल देंगे कि गला यहाँ से दिख रहा है, इधर से बंद होना चाहिए, जो बोलना चाहेगा वो बोलेगा। बिल्कुल। लेकिन बहुत सारे लोग इस चीज के साथ ठीक होंगे कि चलो ठीक है साड़ी में आइए। अब अगर यही मैं ड्रेस पहन के बैठी होती तो लोगों को हाय हाय हो गई होती, बताओ ड्रेस पहन के बैठी, ये नहीं पहन के आ सकती थी। अब वो कौन से लोग होंगे जिन्होंने हमेशा अपनी बहन को यहाँ से लेके यहाँ तक कवर्ड देखा है, या औरतों को यहाँ से लेके यहाँ तक कवर्ड देखा है, उनके लिए औरत की वही छवि बन चुकी है। आपको फर्क पड़ता है कि चौराहे पे किनारे जो हमारे गांव कस्बों में एक बहुत बुढ़े से दादाजी टाइप के लोग बैठे रहते हैं लाठी लेके, जिनकी अंडर शर्ट यहाँ तक चढ़ी रहती है और तोंद पूरी दिख रही होती है, हमें कभी उनको देख के ऑकवर्ड लगता है? हम उनको इतने सालों से उसी रूप में देखते हुए आए हैं कि हमारे दिमाग में उनकी पिक्चर छप गई है और वो हमारे लिए नॉर्मल हो चुका है। तो जो भी चीज आप आदतन तौर पर देखते रहते हैं वो आपके लिए नॉर्मल हो जाता है। जिस दिन आपने पहली बार कॉर्पोरेट सूट पहना होगा, आपने अपने आप को 5 मिनट ज्यादा निहारा होगा कि यार कैसा लग रहा है मेरे ऊपर। बिल्कुल। लेकिन आप सलवार सूट पहनती होंगी तो इतना नहीं देखते होंगे, अनटिल एंड अनलेस आप किसी फंक्शन वगैरह में जा रही हो कि देख लें कि हम अच्छे लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं।
लेकिन जो कपड़े आप रोजाना तौर पर पहनती होंगी उसको आप बहुत ज्यादा शीशे में निहारती नहीं होंगी, क्योंकि आपके दिमाग में उसकी पिक्चर छप चुकी है। बिल्कुल। तो जो भी चीज आपके दिमाग की पिक्चर के साथ मैच हो रही है उस पे तो आपको एतराज नहीं है, लेकिन कोई भी चीज जो आपकी दिमाग की पिक्चर से जरा सा भी 19-20 है उसके बारे में आप कमेंटबाजी शुरू कर देते हो। तो लड़कियां जो इतना गला पहनेंगी कुछ लोगों के लिए ठीक है, कुछ लोगों के लिए इतना भी ठीक है, कुछ लोगों के लिए इतना भी ठीक है। वैसे ही कुछ लड़कियों की ड्रेसेस, अब आप बोलते हो ड्रेस पहन लो लेकिन घुटने के नीचे होनी चाहिए। अगर मैं कंफर्टेबल हूं तो मैं यहाँ तक की पहनूंगी, अगर मैं कंफर्टेबल नहीं हूं तो मैं यहाँ तक की पहनूंगी। मैं हर तरीके के कपड़े पहनती हूँ, मेरे घर पे कोई मना ही नहीं रही है। लेकिन मेरी बड़ी बहन है, वो स्लीवलेस पहनना नहीं पसंद करती है, वो उनकी पर्सनल चॉइस है। बिल्कुल। तो मेरे कपड़े मेरी पर्सनल चॉइस रहेंगे। उसके बाद लड़कियों के लिए आपने एक सेट स्ट्रक्चर बना दिया है कि लड़की ऐसी दिखनी चाहिए, गोरी होनी चाहिए, बाल लंबे होने चाहिए, कमर इतनी होनी चाहिए, इससे बड़ी हो गई तो कमरा हो जाएगी। तो आपने ये जो पूरा स्ट्रक्चर तैयार करके रखा है, अगर कोई लड़की उस ढांचे में फिट नहीं होती है तो आप उसे कहते हैं अरे मोटी है, अरे काली है, अरे ठिगनी है, अरे ये है, अरे वो है। आपने कभी लड़कों को बोला है, किसी लड़के के बारे में कभी भी सोशल मीडिया पर कहीं पे भी कहा गया है कि नहीं उनकी बाइसेप्स जो है 14 इंच की होनी चाहिए? नहीं बोला गया। लड़कियों को हमेशा उनके लुक्स के हिसाब से इवैल्यूएट किया जाता है। और वही चीज आप समाज के हर स्ट्रक्चर में देखेंगे। अरेंज मैरिज में आप लड़की को देखने जाते हो, आप कह देते हो चल के दिखाना जरा, कोई लड़के को बोलता है चल के दिखाना। अरेंज मैरिजेस में आप बहुत सारे लोग अगर कपल्स को देखते हैं तो कहते हैं, लड़के और लड़की को देख के कह देंगे आपकी अरेंज मैरिज हुई होगी, लड़की बड़ी खूबसूरत है। अरेंज मैरिज नहीं होती तो इतनी खूबसूरत बीवी आपको नहीं मिलती। बहुत सारे लोग ये सारी बातें करते हैं, बोलते हैं। तो आपने जो एक स्ट्रक्चर एक लड़की का बनाकर रखा है कि भाई हमारी बीवी खूबसूरत होनी चाहिए, हमारी लड़की ऐसी दिखनी चाहिए, इतनी हाइट होनी चाहिए, इतने बड़े बाल होने चाहिए, छोटी गुत्के पहननी चाहिए, दुनिया भर की चीजें हैं लड़कियों के बारे में। लेकिन लड़कों के बारे में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। कोई भी नहीं बताता है कि लड़का अपने शॉर्ट्स में फोटो डालेगा तो वो चरित्रहीन हो गया, लेकिन लड़की शॉर्ट्स में फोटो डाल देगी तो चरित्रहीन हो गई है। और उसके बाद लोग बताते हैं लड़कियां ठीक कपड़े पहनती हैं या नहीं पहनती। किसने ये ठीक डिसाइड किया भाई? अगर आप बोले हमारा ट्रेडिशन और हमारा कल्चर साड़ी है, तो लड़कों के लिए भी ट्रेडिशन कल्चर में धोती थी। कितने पहन के घूमते हैं? मोटा मोटी आप लगा लेंगे तो आज की डेट में ज्यादा औरतें होंगी जो साड़ियां पहनती होंगी, आदमी उतने धोती नहीं पहनते। तो ट्रेडिशन और कल्चर के नाम पर लड़कियों को आप पुल डाउन करते हो, लड़कों को क्यों नहीं करते हो? हमारे ट्रेडिशन है सिंदूर लगाना, तो भैया लड़के भी तिलक लगा के घूमते थे, पगड़ी बांध के घूमते थे, घूमे जाए ऑफिस पगड़ी बांध के। तो आप सारा कल्चर औरतों के ऊपर लगाते हो कि सारा कल्चर का जो ठीकरा है एक औरत के ऊपर फोड़ना है, और आदमियों से कोई लेना देना नहीं है। आदमियों के लिए कोई सेट स्ट्रक्चर नहीं है। आप लड़कियों को कितने लोग रिजेक्ट कर देते होंगे, नहीं काली है, नहीं ठीक से चलती है, बोल नहीं पाती है। रंग के ऊपर लड़कियों की शादी कैंसिल हो जाती है। लड़के की कभी सुनी है शादी रंग के ऊपर कैंसिल होते हुए? लड़के की कमाई देखी जाती है और लड़की का बाकी सब कुछ देखा जाता है। चलती कैसे, बोलती कैसे, सिलाई आती है, बुनाई आती है, खाना बनाती है, कपड़े धोती है, सारी चीजें जो सैकड़ों सालों से चलती चली आ रही थी वो आज तक आती हैं। और आजकल तो और ऐड हो गया, भाई कमाती है नहीं कमाती, जॉब करती है नहीं करती, जॉब करने के बाद घर संभालेगी नहीं संभालेगी। तो इतने सारे कंडीशंस जो लड़कियों के लिए आ रहे हैं, लड़कों के लिए तो कोई कंडीशन नहीं है। 50,000 कमाने वाले लड़के की शादी हो जाती है, 90,000 रुपए कमाने वाले की भी होती है, और भैया फिर जो ज्यादा कमा रहा है उसकी तो होगी। तो आपने जितना भी ढांचा बनाकर रखा है जिसलिए आप लड़की को बॉडी शेम करते हो, वो सिर्फ लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए कोई सेट स्टैंडर्ड्स नहीं है। तो भाई जब आप किसी चीज के लिए कोई पैरामीटर सेट कर दोगे तो उस पैरामीटर से 19-20 भी होगा तो जजमेंट होगा, और इसी वजह से लड़कियों का जजमेंट होता है। और जहां तक रही डिजिटल स्कैम की बात, आजकल तो शादियों के स्कैम होने लगे। हमने देखा है बहुत सारे शादी कराने वाले एप्स पर लोग ठगी करके चले जाते हैं। तो ये सारी चीजें चलती रहेंगी, हमारे समाज का हिस्सा बन चुकी हैं। हमें बहुत चेंज की जरूरत है
और वो सारा चेंज आएगा, उसके बाद ही हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि कहीं जाकर आगे आने वाले 25-30 सालों के बाद हमारे समाज में कुछ सुधार कहीं नजर आएगा। मैम, आपके हाल फिलहाल में सोशल मीडिया पे मैंने एक वीडियो देखी थी जहाँ पे एक व्यक्ति एक गाय के साथ शोषण करने की कोशिश कर रहा था और किया भी था। तो आपको क्या लगता है कि ये मानसिकता जो है ये किस सोच के लोग आते हैं और ये मानसिकता कितनी ज्यादा बीमार होती जा रही है लोगों की, और कितना ज्यादा कलयुग आ गया है, इस पे आपके क्या विचार हैं? यार मुझे तो ये लगता है कि इंसान और अगर हैवान के बीच में कंपैरिजन हो तो हैवान पीछे रह जाएगा, इंसान उसके आगे निकल चुका है। आप जानवर की बात कर रही हैं, मुझे तो ये भी सोचकर दुख होता था कि जब लोग साल 2 साल 6 महीने 5 महीने की बच्चियों के साथ गलत काम कर देते हैं, तो मुझे ये नहीं समझ में आता उस छोटी सी मासूम सी प्यारी सी बच्ची को देखकर आपको लाड के अलावा कोई और फीलिंग आती कैसे है? तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि अगर इंसान इतना दरिंदा हो चुका है कि वो उतनी छोटी मासूम बच्ची के साथ गलत काम कर सकता है, तो फिर गाय भैंस इंसान जानवर कुत्ता बिल्ली उनको जो मिल जाए वो उसके साथ ये काम करेंगे और उनको किसी चीज का डर नहीं है। जब इंसान यहाँ से उसके सर पर कुछ इतना गलत सवार हो जाए कि उसके दिमाग में हमेशा 24 घंटे यही सब चल रहा है। और जो आपने वीडियो की बात की है, वो वीडियो आपने देखा होगा कि वो एक पार्क के बीच में था। मतलब आप खुले में इस चीज को सिर्फ आप आंखें घुमा रहे हो ये देखते हुए कि कोई आपको ना देख ले, आपको ही नहीं समझ में आ रहा है, आपका कोई जमीर नहीं है, आपका कोई कॉन्शियस नहीं है कि आप ये काम कर रहे हो और सामने एक गाय है। मैंने एक और वीडियो देखा था जहां एक पिल्ले के साथ ये हुआ था। तो मुझे लगता है कि ये सच में ऐसे लोग जो होते हैं या तो नशा किए हुए होंगे या तो इनके साथ कोई मेंटल प्रॉब्लम है जिस वजह से ये लोग इतने गंदे लेवल पर जा चुके हैं कि सबसे पहले तो इन्हें इंसान जानवर का फर्क भूल गया है और इनको सिर्फ अपनी हवस पूरी करने के लिए कुछ भी चलेगा। दीवार में एक गड्ढा हो तो भी चलेगा, बस हवस पूरी होनी चाहिए। जब उस मेंटालिटी पे कोई इंसान आ चुका हो तो फिर जब जिससे जानवर महफूज नहीं है उससे उसके घर वाले क्या महफूज होंगे? फिर तो हर उस इंसान को तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप कन्फाइन करके और उसको अरेस्ट करके रखो, क्योंकि आप उसको खुला छोड़ दोगे। जो इंसान जानवर के ऊपर हावी हो सकता है फिर वो किसी और चीज के ऊपर तो हो ही सकता है। बिल्कुल, क्योंकि हमारे दिमाग में फिजिकल इन्वॉल्वमेंट का मतलब प्यार होता है। भाई उसको गाय के ऊपर प्यार तो आ नहीं रहा होगा जिस हिसाब से हम लोगों ने वीडियो में देखा था। तो साफ जाहिर सी बात है कि वो जो इंसान था वो सिर्फ अपनी हवस पूरी कर रहा था। तो फिर अपनी हवस पूरी करने के लिए जब वो इंसान से जानवर के लेवल पर जा सकता है तो वो इंसान में तो किसी को नहीं छोड़ेगा। तो मुझे तो लगता है कि ऐसे लोगों के साथ तो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उनको उठा के आप जेल में डाल के एक अलग सेक्शन में रख दो। उनको तो आप दूसरों के साथ भी नहीं रख सकते हो, क्योंकि इंसान इस लेवल पे गिर चुका है, ऐसा गंदा घिनौना हो चुका है कि ऐसे लोगों के आसपास भी रहने से खतरा है। आपकी एक और वीडियो देखी थी मैंने जिस पे आपने मतलब बहुत कुछ बताया था, लेकिन हम चाहते हैं कि आप हमारे पॉडकास्ट पे भी बताएं कि गुजरात में जो इंसिडेंस हुआ कि एक पिता ने अपनी बीवी और बेटी के साथ एक मकान मालिक के साथ भेज दिया या गलत काम करने के लिए उसको। क्या इंसानियत इतनी ज्यादा बिक चुकी है या पैसा बहुत ज्यादा ऊपर है कि अपनी बेटी और अपनी बीवी को भी सुरक्षित इंसान नहीं रख पा रहा है? आशु, इसमें मुझे बहुत सारी चीजें लगी थी। एक चीज लगी थी बेबसी, क्योंकि अभी हमें पूरा मुझे नहीं मालूम है ना कि उसके लैंडलॉर्ड ने उससे क्या कहा, मकान मालिक ने क्या कहा, मुझे नहीं मालूम है। तो कहीं ना कहीं बेबसी हो सकती है। दूसरी चीज मुझे यही लगती है कि हम बहुत सारे ऐसे केसेस जानते हैं जहां इंसान पैसे कमाने के लिए, जहां आदमी पैसे कमाने के लिए क्या कुछ नहीं करता है। हम लोग रोड पे निकल जाते हैं, हमें कितने लोग ऐसे मिलते हैं जो इस धूप में भी रिक्शा खींच कर जा रहे होते हैं, किस लिए? अपने घर वालों का पेट पालने के लिए। तो मुझे ये लगता है कि देखिए, मैं उस इंसान की कंडीशन नहीं जानती हूँ, लेकिन इस चीज में कोई दो राय नहीं है कि अपनी बीवी को और अपनी नाबालिग बेटी को आपने अपने मकान मालिक को दे दिया कि वो उनका शोषण करें क्योंकि आप किराया नहीं दे पा रहे हैं।
तो कहीं ना कहीं आप एक गलत एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। अगली बार उस मकान मालिक के किसी भी किराएदार ने पैसा देने में आनाकानी करी, वो तुरंत उसके घर की औरत के ऊपर नजर डालेगा। तो सबसे पहले तो ये शर्मनाक है ही कि जिस आदमी ने अपनी बीवी को, अपनी नाबालिग बेटी को अपने मकान मालिक को सौंप दिया, ये गलत है। आप अपने तरीके से भाई आप किसी से पैसे मांग लेते, आप किसी दोस्त यार परिवार वालों से आप 500 रुपए करके दे देते, कुछ पैसे दे देते तो शायद आपको राहत मिल जाती। शायद ये भी हो सकता है कि उस आदमी ने एक इजी तरीके से पूरा मामला सुलटाने की कोशिश की, कि उसको लगा कि ठीक है बीवी और बेटी के साथ एक बार सो लेगा, कम से कम मेरा जो भी बकाया किराया है वो मेरे सर से उतर जाएगा। क्योंकि अगर मैं एक इंसानी तौर पर सोचूं तो मुझे इस चीज का लॉजिक नहीं समझ में आता है। पर ऐसे भी तो हो सकता है मैम कि उसने एक बार किया, उसकी मानसिकता बढ़ेगी घटेगी नहीं, तो वो हर बार उसके साथ सोकर करने की कोशिश करेगा। बिल्कुल, वो बार बार सोने की कोशिश करेगा। और सबसे बड़ी चीज आप ये देखिए कि वो जो छोटी सी बच्ची है, नाबालिग बच्ची है, शायद 13-14 साल की थी, वो 13-14 साल की बच्ची के मन में, उसके दिमाग में क्या इम्पैक्ट पड़ा होगा। क्योंकि जो मकान मालिक था, भाई वो कितना भी होगा, 40-50 की उम्र का होगा, 40-50 उम्र का आदमी किसी एक बच्ची का शोषण कर रहा है, वो बच्ची पूरी जिंदगी डरी सहमी घूमेगी इस चीज से। उसको कोई आदमी हाथ लगा देगा तो वो कपकपाने को हो जाएगी। तो लोग ये चीज नहीं समझते हैं। लोगों को लगता है कि आपको वो मैटर सुलटाना था, आपको अपना रेंट से फ्री हो जाना था, जो आपके ऊपर बकाया पैसा था उससे आपको छुटकारा चाहिए था, तो आपने अपनी बीवी और बच्चे को सौंप दिया। क्यों? क्यों? अरे गांव में छोड़ आते आप वापस। आदमी तो, जब बहुत सारे हम लोगों ने ऐसे केसेस देखे हैं ना जिसमें आदमी लोग शहर में रहते हैं, उनके परिवार गांव में रहते हैं, जब शहर में वो अपना ठीक ठाक कमाने लगते हैं और उनका पूरा सेटअप हो जाता है, तब वो अपने परिवार को लेकर आते हैं। अगर आप किसी चीज में सक्षम नहीं है, आप अपनी बीवी से बोल देते। आजकल तो मैं दिल्ली एनसीआर में और बड़े बड़े शहरों में ये मानती हूँ कि हर वक्त लोगों को हाउस हेल्प की जरूरत होती है। और जितना बड़ा शहर होगा, गुजरात अहमदाबाद की अगर बात करें, जितना बड़ा शहर होगा, एक बर्तन मांजने के भी 1000 रुपए तो कम से कम मिल ही जाते हैं। मगर उसमें फिर वही वाली बात आ जाती है, आदमी चाहते नहीं कि उनकी औरतें काम करें। आप औरत को काम करवाना नहीं चाहते हो, लेकिन आपने उस औरत को शोषण करने के लिए अपने मकान मालिक को दे दिया और साथ में छोटी बच्ची भी दे दी। और इससे समाज में बहुत गलत मैसेज जाएगा कि हर कोई मालिक मतलब ये सोचेगा, मतलब हर कोई ना भी हो तो मैक्सिमम 10% लोग तो ये सोचेंगे ना, चलो हम भी ये कर लेते हैं। बिल्कुल, क्योंकि आपने एक उदाहरण सेट कर दिया ना कि भैया देखो ऐसा होता है। वो आदमी जिसके पास उस आदमी की बीवी और बच्ची गई होंगी, वो आदमी अपने दोस्तों में भी तो जाके बता सकता है, 4 लोगों से और भी तो बात कर सकता है। अब वो आदमी ये भी तो बोल सकता है कि तुम अपनी बीवी और बच्ची को मेरे पास भेज दिया करो, मेरे सारे आज दोस्तों के मिलने का प्लान है, आज तुम अपनी बीवी और बच्ची को भेज देना, अगले 2 महीने और रेंट देने की जरूरत नहीं है। आपने इतनी खराब सिचुएशन में अपने आप को लाके खड़ा कर दिया कि अब आप उसमें से निकल नहीं पाओगे। और जब आपने एक बार ऑफर कर दिया है, आप वो बार बार कर सकते हो। और उस बच्ची का, मुझे तो सबसे ज्यादा इस पूरे केस में, चलो उसकी बीवी तो तब भी समझदार होगी, उसकी बच्ची के ऊपर क्या बीतती होगी। और वो आदमी ऐसा तो है नहीं कि आज के बाद आपके घर में घुसेगा नहीं, वो फिर घुसेगा, जब उसे किराया चाहिए होगा तब घुसेगा। तुम मजदूर हो, तुम काम पर जाते हो, तुम्हारे पीछे से वो घर पर आ सकता है। तो आपने अपने आप को इतने खराब जगह पर लाकर खड़ा कर दिया है कि अब वो जीवन भर का नासूर बन जाएगा। यही होगा इस केस में। बिल्कुल सही मैम। एक मीडिया इन्फ्लुएंसर होने के तौर पर आप अपनी जिम्मेदारी को किस तरीके से देखती हैं, खासकर जब आप जेंडर इशू और सोसाइटी पर बात करते हो? देखिए, मैं बहुत सारे वीडियोस ऐसे बनाती हूँ जिसके ऊपर अक्सर मैंने कमेंट्स पढ़े, इनके पास तो यही बातें होती हैं, इनको तो हमेशा रेप की खबर ही देनी होती। अरे भाई, आपके समाज में रेप हो रहा है। अगर मैंने आपको ये बताया कि एक 3 साल की लड़की का रेप हो गया, तो मैं गलत खबर नहीं बता रही हूँ, मैं वो बता रही हूँ जो आपके समाज में हो रहा है। अगर आपको मेरे मुंह से दिन में 4 बार रेप शब्द सुनने के लिए मिलता है, वो इस वजह से है क्योंकि आपके देश में रोज इतने रेप हो रहे हैं। तो आप ये चीज अपने देश के बारे में बदल दो, मेरा कंटेंट बदल जाएगा। मेरा सिंपल रहता है कि जो न्यूज बाकी लोग कवर नहीं कर रहे हैं वो मैं बता देती हूँ, क्योंकि अब कहाँ क्या चल रहा है, वॉर की सिचुएशन क्या है,
या ऑयल का क्या स्टेटस है, पीएम मोदी ने क्या कहा, ये सब लोग कवर कर रहे हैं। लेकिन शायद वो जो 3 साल की बच्ची का रेप हुआ, वो लोग पूरे दिन की न्यूज में एक बार 2 मिनट की खबर बता के निकल जाते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से वो खबर भी जरूरी है, क्योंकि आपके घर में बच्चियां हैं, मेरे घर में बच्चियां हैं, और हमें ये पता होना चाहिए। छोटी बच्ची को आप चॉकलेट देने के लालच से घर में बुला लेते हो। हमारे बचपन में हम लोगों को पूरा मोहल्ला पालता था, हम लोग पूरे पूरे दिन अपने पड़ोसियों के घर में बैठे रहते थे। आज की डेट में कोई भरोसा कर सकता है? आज की डेट में कोई सोच नहीं सकता है कि आप अपने बच्चे को किसी पड़ोसी के लड़के के पास भी छोड़ दो, जाओ भैया के साथ खेल लो। कोई नहीं करेगा, मैं खुद नहीं करूंगी। लेकिन ऐसी हालत 20-25 साल पहले नहीं थी। 20-25 साल पहले मैं अपने मोहल्ले में एक ऐसे घर में जाकर पूरे पूरे दिन अपना बैग लेके और आंटी के पास बैठी रहती थी। उनके घर में मेरी एक गिलसिया तक थी जिसमें सिर्फ मैं पानी पीती थी, और मैं भैया लोगों के साथ बैठती थी, उनके साथ पढ़ती थी। मेरी मम्मी को बोलना पड़ता था, चलो बेटा आप घर आ जाओ। ऐसे समाज में पली बड़ी होने के बाद जब मैं आज ये समाज देखती हूँ, जहां मुझे अगर अपनी बच्ची को, अपनी भांजी भतीजी को पड़ोसी के घर में 5 मिनट छोड़ने में मेरी रूह कांप जाए, तो हमारा समाज खराब हो चुका है। तो ये चीज मुझे लगता है कि अगर मेरे सोसाइटी में हो रही है, मेरे सामने हो रही है, और मैंने आपको बता दी, तो आपको क्यों इतनी आग लग रही है? तो मेरा सिर्फ काम इतना है कि मुझे जो होता है वो मैं बता देती हूँ। अब आपको बुरा लग रहा है या आपको इस चीज को सुनकर बहुत ही अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, तो आपको ये बात समझ जानी चाहिए कि आपके आसपास का एनवायरनमेंट ऐसा ही है। बिल्कुल। अगर आप मेरी बातों से अनकंफर्टेबल हो रहे हो, तो आपको इस समाज से भी अनकंफर्टेबल होने की जरूरत है, क्योंकि मैं अपने मनगढ़ंत कहानियां नहीं बता रही हूँ। जब भी मैं आपको बताती हूँ कि किसी ने अपनी बीवी को बेच दिया, जो गुजरात वाली खबर थी कि बीवी और बच्ची को अपने मकान मालिक को दे दिया, 2000 रुपए रेंट था उसका महीने का, आपने उनको दे दिया, या गाय का एक इंसान रेप कर रहा था या कुत्ते के साथ रेप कर रहा था। अगर मैं आपको ऐसी खबरें बता रही हूँ और उसको सुनकर आपको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, तो आप ये समझ जाइए कि आप एक अनकंफर्टेबल समाज में हैं, क्योंकि आपकी समाज की सच्चाई है। राइट। तो अगर आपको ये सुनकर बुरा लग रहा है, तो मैं क्या करूं? मैं तो सिर्फ उतना काम कर रही हूँ कि जो हो रहा है वो बता रही हूँ। बिल्कुल। बहुत कुछ जानने को मिला मैम। एक आखिरी सवाल जो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप हमारी ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहती हैं? जो भी शीरोज टीवी देख रहा है, उनके लिए मेरा सिर्फ एक मैसेज है, खाओ पियो मस्त रहो, आराम से घूमो फिरो। Whatever happens in life happens for a good cause. जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, और ये चीज आपको उस वक्त नहीं समझ में आती है, आपको बाद में समझ में आती है। अगर आप अपनी लाइफ में जाके पिछले जो भी बुरी चीजें हुई होंगी आप देखोगे, उस टाइम आपको बुरा लगता है, आपको लगता है यार ऐसा क्यों हुआ, मैं ही क्यों। बट इवेंचुअली आपको लगता है अच्छा इसलिए हुआ था क्योंकि मेरी लाइफ में ये बढ़िया होना था, और वो बढ़िया तब तक नहीं हो सकता था जब तक ये खराब नहीं होता। तो एनीथिंग दैट हैपेंस इन योर लाइफ हैपेंस फॉर अ गुड कॉज, जो होगा अच्छे के लिए होगा। और दूसरी चीज जो आपको सतर्क रहने के लिए मैं बता रही हूँ कि टू गुड टू बी ट्रू इज नॉट ट्रू। जो भी चीज जो बहुत ज्यादा लुभावनी लगे, बहुत ज्यादा अच्छी लगे, वो अच्छी नहीं है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप ध्यान में रख लेना। बाकी आप मस्त खाओ पियो, घूमो फिरो, काम करो, बहुत सारी मेहनत करो, बहुत सारा पैसा कमाओ, बहुत सारा नाम कमाओ, और खुश खुश रहो। थैंक यू सो मच मैम, आपसे बहुत कुछ जानने को मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला। आई होप हमारा पॉडकास्ट ऑडियंस को भी पसंद आया होगा, और ऐसे ही काम करते रहिए, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। सोसाइटी में एक बहुत पॉजिटिव मैसेज जा रहा है और हम लोग बहुत कुछ सीख रहे हैं, खासकर लड़कियां आपसे बहुत कुछ सीख रही हैं। तो थैंक यू सो मच। मैं इस काबिल हूँ कि मुझसे कोई भी कुछ सीख रहा हो तो मुझे जानकर बहुत अच्छा लगता है। या अगर कभी भी कोई आके मेरे से ये तक बोल देता है कि आपको देख के मैंने ये किया, हाँ, मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि आई जस्ट फील हम सब साथ में हैं। मैं ये नहीं सोचती हूँ कि अगर किसी ने आके मुझसे ये बोल दिया कि अरे यू इंस्पायर्ड मी, मुझे लगता है ठीक है, बहुत सारी चीजें आज मैं आपसे मिली हूँ, मुझे ऐसा लगेगा कि यार मैं सिर्फ पॉडकास्ट कर रही हूँ, मैं सिर्फ ये काम कर रही हूँ, देखो आशु तो कितना सारा काम कर रही है, मतलब मैं और काम कर सकती हूँ, टाइम होता है। सो हमें सबसे कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। एंड मुझे यहाँ आकर बहुत खुशी हुई, आप सब लोगों से मिलकर बहुत खुशी हुई, और ये जो आपने मुझे मौका दिया बात करने का, अपना पर्सपेक्टिव सामने रखने का, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।